आज बात करेंगे बच्चों हम चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो जैसे आप जानते हो कि ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो मैग्नीट्यूड में हर टाइम चेंज होता रहता है। देखिए, मैग्नीट्यूड में हर टाइम चेंज हो रहा है, ऑलवेज चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो द करंट which change in magnitude continuously and direction periodically is called alternating current। तो बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो देखिए ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका फॉर्मूला बच्चों I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी। ये फॉर्मूला है बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट का। साइन का ग्राफ आ जाता है इसमें, ये देखिए। अब हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे एसी थ्रू ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टेंस या रजिस्टर। तो बच्चों टॉपिक है एसी थ्रू आर रेजिस्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस। तो देखिए बच्चों, एक रेजिस्टेंस बना लिया और एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज आर एसी सोर्स। और बच्चों आपको फेजर डायग्राम बनाना है वोल्टेज में और करंट में, और बताना है कि कौन जीत गया, कौन आगे निकल गया। तो सिंपल आप लिखिए I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ R से। तो I नॉट R साइन ओमेगा टी, लेट इट बी 2। या बच्चों I इंटू R बन गया E, EMF और वोल्टेज। सो दिस इज E। I नॉट इंटू R, दिस इज E नॉट साइन ओमेगा टी, लेट इट बी 2। जरा कंपेयर करके देखना बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को। I नॉट E नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा टी, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, मतलब दे आर मूविंग इन सेम फेज। और जब ये सेम फेज में चल रहे हैं बच्चों, तो इसमें फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। तो इसका फेजर डायग्राम बना देंगे इस तरीके से। एक्स प्लेन, वाई प्लेन। और बच्चों ये देखिए, ये वोल्टेज और ये करंट दोनों एक साथ, तो फेज एंगल 0 डिग्री इन केस ऑफ एसी थ्रू रेजिस्टेंस। फेज एंगल इज 0 डिग्री। अब बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसी थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर मींस सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड वही जो आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था। तो बच्चों एसी
थ्रू सोलिनॉइड। अब देखना बच्चों, ये रहा आपका इंडक्टर सोलिनॉइड, एल कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ, एसी सोर्स। अब बच्चों, जिस तरीके से रेजिस्टेंस में करंट को अपोज करने के लिए, रजिस्टर में करंट को अपोज करने के लिए रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह इंडक्टर में करंट को अपोज करने के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल होता है एक्स एल, करंट को अपोज करने वाला नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बच्चों, फॉर्मूला लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव एल डी आई डिवाइडेड बाई डी टी। इंडक्टर के लिए, सॉलिनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्शन में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो E इज इक्वल्स टू नेगेटिव एल डी आई बाई डी टी। अब एज वी नो हम जानते हैं बच्चों कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से आपने स्टार्ट किया और ईएमएफ को आपने साइन में लिया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो यहां प्लेस कर देंगे हम इस E को। तो E की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई एल। और अगर आपने इन मैग्नीट्यूड पढ़ना है बच्चों, तो इन मैग्नीट्यूड तो मोड लग के तो ये प्लस हो जाएगा ना एल, और ये नीचे आ गया। सो दिस इज इक्वल टू डी आई। तो डी टी इधर चला गया, इधर डी आई रह गया। अब टोटल करंट निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो देखना बच्चों, डी आई इधर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन और ई नॉट अपॉन एल ये रहा, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। तो आप देखिए डी आई का इंटीग्रेशन हो गया आई, ई नॉट बाई एल बच्चों ये रहा। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। ध्यान रखना बच्चों, इंटीग्रेशन के केस में हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन के केस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि यहां इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए ओमेगा डिवीजन में आ गया। तो I इज इक्वल्स टू ई नोट, इसको लिख लेंगे बच्चों XL। ये जो XL लिखा हुआ है इसका मतलब बच्चों XL का फॉर्मूला क्या बन गया, ओमेगा L या L ओमेगा।
अब ई नॉट बाई एक्सएल, ये वाला माइनस साइन यहां, कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, वो अलग बात है कि यहां इसके रेजिस्टेंस का नाम, यहां इसकी अपोजिशन का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। कीप इन माइंड, जब इंडक्टर करंट को चलने से रोकता है तो उसका नाम बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दिस बिकम्स I इज इक्वल्स टू नेगेटिव I नॉट कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों आपने वोल्टेज को साइन में पढ़ा, तो करंट का आंसर भी साइन में ही आना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी कंडीशन। तो देखिए I इज इक्वल्स टू नेगेटिव I नॉट कॉस ओमेगा टी को लिख दिया आपने साइन 90 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों इस माइनस को अंदर भेज दो, तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी। ये आ गया बच्चों एक्सप्रेशन। और इससे क्या पता लगा हमें, इससे हमें पता लगा बच्चों, कंपैरिजन करके देखना, I नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बच्चों करंट पीछे रह गया। करंट इंडक्टर के केस में, सोलिनॉइड के केस में करंट पीछे रह गया, करंट हार गया, वोल्टेज जीत गई। कितने डिग्री से? 90 डिग्री से। तो करंट जो है बच्चों 90 डिग्री से हार गया। तो फेजर डायग्राम बना देंगे। तो देखिए बच्चों फेजर डायग्राम, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज वोल्टेज बच्चों E। तो करंट को बच्चों पीछे ले आओ ऐसे करके, दिस इज I एंड दिस वन इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंगल। तो बच्चों करंट पीछे रह गया वोल्टेज से। बच्चों इन टॉपिक्स को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्लास आपको समझाने के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए। आप इस डेरिवेशन की पूरी डिटेल अपने नोट्स में जरूर पढ़ें, और आप जितनी भी मेरी वीडियो क्लास पढ़ रहे हैं उसका एक एक टॉपिक डिटेल में आप अपने नोट्स में जरूर पढ़ें। ये मेरी क्लासेस आपको टॉपिक को समझाने के लिए है, लिखवाने के लिए नहीं है। आप इसको देख के सिर्फ समझें। ओके। तो बच्चों आपने जो AC थ्रू इंडक्टर पढ़ा उसमें आपको ये तो पता लग गया कि बच्चों वोल्टेज जीत जाती है, करंट हार जाता है, वो भी पाई बाई 2 डिग्री से, 90 डिग्री से। बच्चों उसमें AC थ्रू इंडक्टर में अब हम स्टडी करेंगे XL की, कि ये XL है क्या। तो ध्यान से सुनना बच्चों, AC थ्रू इंडक्टर में स्टडी ऑफ XL, स्टडी ऑफ XL बच्चों। तो इसका बच्चों नाम
इसका नेम इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो नेम हो गया बच्चों इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिंबल बच्चों इसका सिंबल हो गया XL। फॉर्मूला बच्चों इसका XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L। और बच्चों ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज L। तो बच्चों ये फॉर्मूला बन गया। अब बच्चों जरा देखना, फॉर डीसी डायरेक्ट करंट के लिए, डीसी के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है बच्चों। तो XL क्या हो जाएगा 2 पाई 0 इंटू L, 0 हो गया। इसका मतलब इंडक्टर कभी भी डीसी को, डायरेक्ट करंट को रोकेगा ही नहीं। डीसी पास हो जाती है इंडक्टर से क्योंकि XL 0 है। अब बच्चों इसका ग्राफ तो जरा ग्राफ पे ध्यान देंगे। XL और न्यू पे, तो बच्चों XL क्या है 2 पाई न्यू L। इसका मतलब XL proportional to न्यू, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ग्राफ बन गया इसका स्ट्रेट लाइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि। और आखिरी चीज यूनिट बच्चों, यूनिट ऑफ XL ओम, यूनिट है बच्चों इसकी, यूनिट ऑफ XL ओम। और बच्चों इसका पर्पस है करंट अपोजिशन। कौन सा करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी को तो ये अपोज करेगा। तो ये था आपका AC थ्रू इंडक्टर। 2 बातें पढ़ी आपने इसमें, एक बच्चों के वोल्टेज जीत गई, करंट हार गया π/2 से, और दूसरा स्टडी ऑफ XL। ये रहा आपके सामने सारे टॉपिक्स। आपने जो आप यहां से समझ रहे हैं सारे टॉपिक नोट्स से जरूर पढ़ने हैं। अब बच्चों टॉपिक पढ़ेंगे हम AC थ्रू कैपेसिटर। इसमें क्या है बच्चों AC थ्रू कैपेसिटर। इसमें क्या है, एक कैपेसिटर ले लो बच्चों और कनेक्ट कर दो AC सोर्स के साथ, AC सोर्स के साथ, AC सोर्स कैपेसिटर। अब बच्चों जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि रजिस्टर में करंट रोकने वाली चीज को रेजिस्टेंस कहते हैं, इंडक्टर में करंट रोकने वाले को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ऐसे ही कैपेसिटर में करंट अपोजिशन को, करंट के रोकने वाले को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। और उसका सिंबल होता है XC, नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका नाम है बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और बच्चों इसका फॉर्मूला है 1/ωc,
जो अभी आप पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर एसी सोर्स के साथ कनेक्ट, और हमें बताना है कि बच्चों कैपेसिटर में कौन जीतेगा वोल्टेज और करंट में से। तो देखिए बच्चों, I is equals to dq by dt, current is rate of change of charge। तो बच्चों dq is equals to I into dt, then dq is equals to बच्चों I की जगह, दिस इज इक्वेशन x, I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी, लेट इट बी 1। आप जानते हो अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन 1 को x में पुट करते हैं, तो पुट 1 इन x, तो बच्चों dq इज इक्वल्स टू I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी dt, तो dq इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी dt। अब बच्चों इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dq इंटीग्रेशन I नॉट बाहर साइन ओमेगा टी dt, तो बच्चों dq का इंटीग्रेशन q, I नॉट ये रहा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बच्चों नेगेटिव कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो जाता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है ओमेगा, तो डिवाइड बाय ओमेगा। अब बच्चों Q की जगह CE या CV कुछ भी लिखो बच्चों, C into E फॉर EMF, नेगेटिव I नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों E इज इक्वल्स टू C नीचे, तो नेगेटिव I नॉट डिवाइडेड बाय C ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों V इज इक्वल्स टू E और V सेम बात है, सिर्फ सिंबल डिफरेंट है। तो E या V इक्वल टू IR। अब बच्चों जब V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो देखिए E इज इक्वल्स टू I, इसका मतलब 1 अपॉन ओमेगा C, ये हो गया आपका XC। मतलब E इज इक्वल्स टू नेगेटिव XC I नॉट कॉस ओमेगा टी। और बच्चों ध्यान से देखना, यही जो XC है, यही XC तो लिखा था 1 अपॉन ओमेगा C। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो करंट को रोक रहा है कैपेसिटर में चलने से। तो दिस I नॉट इंटू XC, दिस वन, ये बन गया बच्चों करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज। सो दिस इज E इज इक्वल्स टू नेगेटिव E नॉट कॉस ओमेगा टी। अब क्योंकि बच्चों आप I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी लेके चले हो, करंट को साइन में लेके चले हो, तो आपको वोल्टेज को भी साइन में लाना है। तो यहां पे E इज इक्वल्स टू नेगेटिव E नॉट, इसको साइन में बदल दो बच्चों, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस अंदर ले जाओ, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन
ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और बच्चों जरा कंपैरिजन देखना, आई नॉट ई नॉट साइन ओमेगा टी पाई माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब बच्चों वोल्टेज हार गई। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, कैपेसिटर सर्किट में बच्चों वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे रह गई, करंट जीत गया, करंट लीड्स बाई पाई बाई टू। अब बच्चों इसका फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम के लिए एक्स वाई एक्सिस हमेशा याद रखना एक बात कि वोल्टेज हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगी। तो बच्चों ये तो रहा ई वोल्टेज, और ये रहा करंट, क्योंकि करंट जीत गया है तो करंट बच्चों यहां बनाओगे आप, दिस इज 90 डिग्री। तो करंट जीत गया बच्चों वोल्टेज से। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर बच्चों करंट जीत गया वोल्टेज से। तो ये तो फेजर डायग्राम बन गया। अब बच्चों आप स्टडी करेंगे एक सी की, दो ही चीजें पढ़नी होती हैं इसमें। एक, कौन किससे जीत गया, पहली बात, और दूसरा स्टडी ऑफ एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो देखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डिटेल। तो बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो स्टडी ऑफ एक्सी, सबसे पहले इसका नेम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बाद सिंबल एक्सी, फॉर्मूला एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। और बच्चों ओमेगा होता है 2 पाई न्यू सी, तो एक्सी 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। बच्चों बहुत काम की बात, फॉर डीसी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और जब फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो एक्सी हो जाएगा बच्चों इंफिनिटी। और इंफिनिटी होने का मतलब है कि कैपेसिटर कभी डीसी को अपने अंदर से पास नहीं होने दे सकता। और जब कैपेसिटर डीसी को पास नहीं होने देगा, इसलिए बच्चों कैपेसिटर को फिल्टर सर्किट भी कहते हैं। क्योंकि अगर एसी और डीसी दोनों मिलके जा रहे हो तो डीसी रुक जाएगी, एसी चली जाएगी, हेंस कैपेसिटर इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। अब बच्चों इसका ग्राफ देखिए, एक्सी वर्सेस न्यू, तो जरा देखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों इसका ग्राफ ये बन जाएगा, इनवर्सली लिंक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बन जाएगा इसका। ये भी बना सकते हो लाइक दिस, एक्सी वर्सेस न्यू। और इसका जो पर्पस है बच्चों वो है करंट अपोजिशन, और इसकी जो यूनिट है वो ओम होती है। यूनिट ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ओम, क्योंकि है तो ये अपोजिशन ही ना, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस। तो दिस इज एसी थ्रू कैपेसिटर।
इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक है एसी थ्रू एलसीआर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो एसी थ्रू एलसीआर मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। तो बच्चों देखिए, ये रहा इंडक्टर एल, ये रहा कैपेसिटर सी, और ये रहा बच्चों रजिस्टर आर। और इसको एसी सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया, एसी सोर्स। अब बच्चों आपको पता ही है कि इंडक्टर में वोल्टेज जीत जाती है करंट से, कैपेसिटर में वोल्टेज हार जाती है करंट से, और रेजिस्टेंस में चलती है साथ साथ। तो बच्चों इनको ना शो कर दो, इनको शो कर दो, इसमें वो बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए VL, VC, VR। तो देखिए बच्चों, यहां VL, यहां आई, तो करंट जीत गया बच्चों, सॉरी वोल्टेज जीत गई 90 डिग्री से। ये रहा कैपेसिटर, कैपेसिटर में ये रहा करंट, ये रही वोल्टेज VC, IC। बच्चे वोल्टेज हार गई। और इन केस ऑफ रजिस्टर, वोल्टेज और करंट एक साथ है बच्चों, इसमें वोल्टेज और करंट एक साथ है, इसमें वोल्टेज हार गई, इसमें वोल्टेज जीत गई। तो अब हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम में बच्चों देखिए, दिस वन इज VL, दिस वन VR करंट, VL, VC। वोल्टेज इंडक्टर जीत गई, वोल्टेज कैपेसिटर हार गई करंट से, और वोल्टेज रेजिस्टर साथ साथ। ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल। अब बच्चों इन दोनों का यहां पे रिजल्टेंट शो कर दो। तो दिस इज VL माइनस VC, एंड दिस वन इज VR एंड I। तो बच्चों ये रहा I। ये बच्चों आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसकी जो डिटेल है वो आप अपने नोट से जरूर पढ़ें। यहां आप टॉपिक समझें बहुत अच्छे ढंग से, नोट से जरूर पढ़ें। और सारे टॉपिक्स जो भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल अपने नोट से जरूर पढ़ें जो हमने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो बच्चों ये VL माइनस VC, ये रहा VR। अब बच्चों इन दोनों का यहां पे अगर हम ऐसे करके निकालें तो V नेट निकलेगा, और इसको रिप्रेजेंट कर दो यहां। तो दिस इज VL माइनस VC। ये रहा बच्चों थीटा, फेज एंगल, ये 90 डिग्री।
तो V नेट निकालना है बच्चों, और उसके बाद में बताना है कि कौन किस केस में जीतता है और कौन हारता है। तो देखते हैं जरा, V नेट इज इक्वल्स टू V नेट, बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो V नेट इज इक्वल्स टू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों V नेट इक्वल टू, फॉर्मूले लगाओ बच्चों इनके, कैसे लगेंगे? दिस इज VL, और आप जानते हो VL इक्वल टू I इंटू XL, VC is equals to I into XC, and VR is equals to I into R। यहां अप्लाई कर लो बच्चों। तो V नेट इज इक्वल्स टू I into XL माइनस I into XC का स्क्वायर प्लस I into R का स्क्वायर का अंडर रूट। अब बच्चों V नेट, VN मीन्स V नेट, V नेट बच्चों यहां से देखिए स्क्वायर कर दो, तो जब इस I को बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हो क्या आएगा? तो I का स्क्वायर, अंदर क्या रह गया बच्चों? XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर विद इन द रूट। अब बच्चों I स्क्वायर यहां पे है, I स्क्वायर यहां पे है, बाहर निकाल दो रूट से, I बच गया। तो V नेट बच्चों I एंड विद इन द रूट XL माइनस XC स्क्वायर R स्क्वायर। तो बच्चों V net is equals to IZ. This is very important word, IZ। तो ये जो Z आया बच्चों यहां, इस Z को बोलते हैं इंपीडेंस। अब ये जो इंपीडेंस वर्ड है बच्चों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं सारी बात, कि जब रजिस्टर करंट को रोकता है रेजिस्टेंस कहलाता है, जब इंडक्टर रोकता है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है, जब कैपेसिटर करंट को रोकता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है, और जब ये सारे मिलके रोकते हैं, जब ये सारे मिलके रोकते हैं तब इंपीडेंस कहलाता है। यानी कि इंपीडेंस इज नथिंग, इट इज जस्ट करंट अपोजिशन। और करंट अपोजिशन कब? जब ये सारे मिलके रोक रहे हैं करंट को। कौन सारे? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। तो बच्चों Z is equals to XL minus XC square plus R square under root, and this one is, you know, impedance of LCR. You can write impedance of LCR, combined opposition of herd,
बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। अब आगे चलते हैं बच्चों। इस ग्राफ को यूज करते हुए हमें फेज एंगल निकालना है। फेज एंगल, तो फॉर फेज एंगल, तो फेज एंगल में बच्चों tan थीटा निकाल लो। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस वन, tan थीटा perpendicular divided by hypotenuse. It means perpendicular divided by base. VL minus VC divided by VR. Tan theta perpendicular divided by base. तो tan theta is equals to VL I into XL. आप जानते हैं करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, VC I इंटू XC, VR I इंटू R। तो बच्चों tan थीटा इज इक्वल्स टू I टेक आउट कॉमन, I बाहर निकाल दो, तो I XL माइनस XC I इंटू R, I से I कैंसिल बच्चों। So here is tan theta is equals to XL minus XC by R। बच्चों ये बन गया फेज एंगल। ये जो डायग्राम है, इन डायग्राम्स को बोलते हैं बच्चों फेजर डायग्राम। ये एग्जाम में बनाने मैंडेटरी हैं, जरूरी है। अब इसकी डिटेल्ड स्टडी, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये 5 मार्क्स तक आपके एग्जाम में आता है। इसकी डिटेल नोट से जरूर पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जरा आगे चलते हैं। tan थीटा की स्टडी करने में केस 1, इफ XL ग्रेटर देन XC, देखिए इफ XL ग्रेटर देन XC, तो बच्चों tan थीटा पॉजिटिव हो गया। जब tan थीटा पॉजिटिव हो गया तो वोल्टेज जीत गई, करंट हार गया। कीप इन माइंड, इफ XL ग्रेटर देन XC, देख लो पॉजिटिव आ रहा है आंसर, वोल्टेज जीत गई, करंट हार गया। केस 2, इफ XC ग्रेटर देन XL, देन tan थीटा नेगेटिव। और बच्चों करंट जीत गया, वोल्टेज हार गई। ये दोनों चीजें रेयरेस्ट पूछी जाती है एग्जाम में, लेकिन जो थर्ड बता रहा हूं मैं, वो जरूर पूछी जाती है, जरूर पूछी जाती है। वो क्या है? वो आप ध्यान देना कि इफ XL equal to XC, if XL equal to XC, then tan theta becomes 0. Tan theta becomes 0. That is, theta becomes 0 degree. और बच्चों थीटा becomes 0 मतलब कि जो वोल्टेज और करंट हैं वो सेम लाइन पे आ गए, और सेम लाइन पे कब आ जाते हैं? रेजिस्टेंस सर्किट में। इसका मतलब ये कंडीशन बन गई प्योर रेजिस्टेंस कंडीशन।
इसकी कंफर्मेशन के लिए इंपीडेंस की हेल्प लेंगे हम। कैसे लेंगे इंपीडेंस की हेल्प? देखना, ये टॉपिक बच्चों बिल्कुल रिस्क लेने वाला नहीं है। तो एट एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी। देखिए बच्चों, z इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, z इक्वल टू r। तो एट एक्सएल इक्वल टू z इक्वल टू r, व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, z इक्वल टू r। मतलब द तो बच्चों, इफ XL इक्वल टू XC, Z becomes XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, तो Z becomes R, means the impedance, the combined opposition becomes equal to resistance। यानी कि जो LCR सर्किट है वो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया। तो बच्चों, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन गया, पहले तीन चीजें मिलके रोक रही थी, अब एक चीज रोक रही है, तो करंट क्या हो गया? करंट इंक्रीज हो गया। करंट इंक्रीज हो गया बच्चों, और यही जो इंक्रीज्ड करंट है, यही इंक्रीज करंट एक बहुत साउंड की फॉर्म में हमें मिलता है। कहां मिलता है? ये मिलता है हमें मेटल डिटेक्टर में। वही मेटल डिटेक्टर जो चेक करता है आपके पास कि आपके पास कोई मेटल तो नहीं है। जब आप किसी शॉपिंग मॉल में एंट्री करते हैं या आप किसी एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं, तो वहां जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो चेक करता है, वो मेटल डिटेक्टर है। ये वही यूज होती है कंडीशन। तो व्हेन XL इक्वल टू XC, impedance becomes resistance, impedance having the minimum value and hence current increase. So that increased current comes with a sound, and this condition is called resonance. Keep in mind, resonance वो कंडीशन होती है जिसपे ZR के बराबर हो जाता है, इंपीडेंस मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, और यही मैक्सिमम करंट साउंड की फॉर्म में आता है, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन पे? कि एट रेजोनेंस XL becomes XC, XL is equals to XC। भाई XL इक्वल टू XC हुआ है तभी तो ZR हुआ है, तो XL इक्वल टू XC हो रहा है। अब बच्चों XL क्या है? ओमेगा L, और XC क्या है? 1 अपॉन ओमेगा C। तो ये जो रेजोनेंस कंडीशन है बच्चों, ये आपको अलग से पूछी जा सकती है 2 मार्क्स में। तो एट रेजोनेंस XL इक्वल टू XC, ओमेगा L इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। सो ओमेगा स्क्वायर is equals to 1 upon LC, so omega is equals to 1 upon under root LC। और बच्चों, आप जानते ही हैं कि जो ओमेगा है उसको हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू
this omega becomes 2 pi nu. 2 pi nu equal to 1 upon under root LC. So nu becomes 1 upon 2 pi under root LC. And this frequency is called resonance frequency. This frequency is called resonance frequency बच्चों. यही वो फ्रीक्वेंसी है, यही वो कंडीशन है जिस पे मेटल डिटेक्टर वर्क करता है. आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ये. इस डेरिवेशन को उस क्वेश्चन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि उस कंडीशन को ड्राइव आउट करो जिस कंडीशन पे साउंड क्रिएट होती है किसी मेटल डिटेक्टर में. तो उस कंडीशन के लिए आपको अब डिपेंड करता है. 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया है, सिर्फ इतना कर दो, सिर्फ इतना. लेकिन अगर 5 में आया है तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके यहां तक करना पड़ेगा. स्टार्टिंग से यहां तक करना पड़ेगा आपको. अब बच्चों मैं एक फेजर डायग्राम आपको और सिखाना चाहता हूं. अगर आप समझें तो इस डेरिवेशन में एक फेजर डायग्राम और बनाएं. देखिए कैसे. एलसीआर सर्किट में ये जब भी बनाना जब आपके बहुत क्लियर हो फिजिक्स, नहीं तो अवॉइड कर देना. फेजर डायग्राम LCR, दिस वन. आपको पता है बच्चों, दिस इज वोल्टेज ऑफ इंडक्टर VL. सॉरी, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर and this is current. Voltage of resistor and current इस फेज में. वोल्टेज ऑफ इंडक्टर ये रही बच्चों, और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर ये रही. अब ये यहां से 90 डिग्री आगे और ये यहां से 90 पीछे. तो बच्चों इन दोनों को रिप्रेजेंट कर दो एक सिंगल फेजर डायग्राम में. दिस वन, और VL माइनस VC लिख दो. और बच्चों ये रहा VR, I तो यहां है ही. और अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो. तो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों ये आ जाएगा. तो क्या आएगा ये V net. दिस वन इज V net. तो इसको यहां रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, VL माइनस VC. तो ये फेजर डायग्राम हो गया. आपको मैंने फेजर डायग्राम बनवा रखा है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये भी बना के आओगे तो ये बहुत ही अच्छी बात लगेगी. इसी में एक चीज और जोड़ दो, VL माइनस VC. तो आपने यहां रिप्रेजेंट किया, तो ऐसे भी तो कर सकते हो कि दिस वन VC माइनस VL. VC माइनस VL. देखो बच्चों, VL इधर था, VC इधर था. आपने इधर शो करा थर्ड क्वाड्रेंट में, तब तो VL माइनस VC शो करा. और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में शो कर रहे हैं तो VC माइनस VL कर रहे हैं. इसका मतलब जब VC ज्यादा है तो VC माइनस VL, तो ये हो गया VR. ये रहा बच्चों, करंट तो है. तो VR और VL, VC माइनस VL का रिजल्टेंट निकाल दो. तो ये आ गया V net. और बच्चों हर केस में देखना, दिस VC माइनस VL यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम. हर केस में देखना,
जो फाइनल वोल्टेज है, चाहे वो रजिस्टर में हो, कैपेसिटर में हो, इंडक्टर में हो, एलसीआर में हो, जो फाइनल वोल्टेज आपने बनानी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आनी चाहिए। देखिए वी नेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, यहां पे वी नेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। अगर वी नेट किसी और क्वाड्रेंट में बन गई, ये काट दिया जाएगा, ये गलत माना जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनानी है आपने वी एन। तो क्या आपको पता लगा इसमें? आपको पता लगा कि ये मेटल डिटेक्टर के केस हैं और इसमें कभी वोल्टेज जीत जाती है, कभी करंट जीत जाता है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये इस चैप्टर का। इस टॉपिक की डिटेल आप अपने नोट्स में जरूर पढ़ें। ये टॉपिक आपको समझाने के लिए रिकॉर्ड किया गया है, पढ़ाने के लिए, लिखवाने के लिए नहीं। आप डिटेल नोट्स से ही पढ़ें और सारे टॉपिक की डिटेल नोट्स से ही पढ़ें। आज स्टूडेंट्स बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के पावर टॉपिक की, पावर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो पावर, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट और E इंटू आई, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो बच्चों। V को E भी लिख सकते हो आप। अब पावर V की जगह या E की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला ऑफ E, और I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, कोई भी एंगल। अब स्टूडेंट्स ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव ये यहां पे भी यूज कर सकते हो और यहां पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन किसी एक में यूज करना है, किसी एक में यूज करना है, दोनों जगह नहीं करना। तो पावर E नॉट I नॉट, दिस वन साइन ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला यूज कर लो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से। तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, साइन ए प्लस कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा और साइन ए प्लस बी में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैथमेटिकल फॉर्मूला। नाउ पावर इज इक्वल्स टू E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो बच्चों। तो E नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में कॉस फाइव, देख लो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी। अब प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो E नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। सिर्फ हमने इसको
इसमें मल्टीप्लाई किया है दोनों में, और मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। अब बच्चों पावर की जगह dw डिवाइडेड बाई dt लिख दिया, पावर वर्क अपॉन टाइम। अब आप कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो जी? ऐसा इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहे हैं, इंटीग्रेशन करने के लिए। तो देखिए साहब, ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, ये तो एक तरफ लिख दिया हमने, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे लिख दिया। इसमें प्लस ई नॉट आई नॉट, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। रीजन, फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए, बिकॉज 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, सो दैट फॉर्मूला क्रिएट हो जाए साइन फाई। अब dw इज इक्वल्स टू, इस dt को इधर भेज देंगे, तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई बाहर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और dt ये रहा, यहां से यहां आ गया। लिमिट लगा देंगे 0 से t, मिनिमम टाइम से मैक्सिमम टाइम, प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई डिवाइडेड बाई 2 आउटसाइड, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से t। देखो स्टूडेंट्स, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी हो गया, साइन 2 ओमेगा टी dt। ये एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन जैसा आप जानते हो कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, मैथमेटिकल फॉर्मूला। बच्चों इस चैप्टर में, इस डेरिवेशन में मैथमेटिक्स का बहुत यूज है, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, ट्रिग्नोमेट्री का। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं है, जिनके पास मैथ्स नहीं होता, वो प्लीज इन फॉर्मूलेस को याद कर ले, उनका फायदा होगा। अब देखिए आगे, तो इंटीग्रेशन इधर 0 से w। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए dw का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा बच्चों। लेकिन अभी नहीं करो, एक साथ करने हैं दोनों इंटीग्रेशन, वन टाइम में करने हैं दोनों इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, अभी dw 0 से w। अब बच्चों ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको ब्रेक कर दो। जब ब्रेक करोगे तो ई नॉट आई नॉट कॉस फाई इंटीग्रेशन 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt डिवाइडेड बाई 2 बच्चों। और इस पूरे का इंटीग्रेशन करके बच्चों
इंटीग्रेशन कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, और इस पूरे डेरिवेशन को नोट्स से पढ़ना है आपने प्रॉपर। ये नोट्स में प्रॉपर दिया हुआ है, ये क्लास आपको समझाने के लिए हो रही है। इसका इंटीग्रेशन बच्चों 0 हो जाएगा, 0। तो मैं लिख देता हूं, अगले स्टेप में 0 लिख दूंगा। तो प्लस ई नोट आई नोट साइन फाई इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी डी टी, 0 से t। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें, लास्ट स्टेप पे आ गए। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w, लिमिट 0 से w। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो ज्यादा ध्यान दें। ई नोट आई नोट कॉस फाई, ई नोट आई नोट कॉस फाई, ये बच्चों 1 से मल्टीप्लाई होगा, और साथ में dt है, ये रहा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बच्चों t, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ t बचेगा, 1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया t, dt होगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। -0 + 0, बाकी सारा 0, यू कैन राइट डायरेक्टली 0, और जिसे इंटीग्रेशन आता है वो डिटेल लिख के दिखाए, नहीं तो सीधा 0 लिख दो। इसका इंटीग्रेशन 0, इसका इंटीग्रेशन 0, और अब बहुत आसान हो गया। नाउ w इज इक्वल्स टू ई नोट डिवाइडेड बाई √2, आई नोट डिवाइडेड बाई √2 cos फाई, और t नीचे, t नीचे, एंड w अपॉन t इज पावर, w अपॉन t इज पावर। और स्टूडेंट्स e नोट डिवाइडेड बाई √2, e वर्चुअल, i नोट डिवाइडेड बाई √2, i वर्चुअल, और ये रहा cos फाई। ये रहा इसका आंसर, ये रहा आंसर, पावर इक्वल टू e वर्चुअल i वर्चुअल cos फाई। अब देखें कि ये जो वर्चुअल वैल्यूज आई हैं, इससे हम कैसे सारे डेरिवेशंस निकाल देंगे, क्योंकि आपको पावर फॉर रजिस्टर, पावर फॉर इंडक्टर, पावर फॉर कैपेसिटर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पावर E virtual, I virtual, cos phi. So this one is called true power. This one called virtual power, and this one is called power factor. और बच्चों पावर फैक्टर का फॉर्मूला cos फाई R/Z होता है। ये आपको नोट्स में भी अवेलेबल होगा। अब देखिए, फॉर रजिस्टर, रजिस्टर में बच्चों वोल्टेज और करंट में कितना एंगल होता है? 0 डिग्री। एक साथ चलते हैं, आपको बताइए कि वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस में एक साथ चलते हैं एसी के केस में, तो फाई की जगह 0 पुट कर देना। तो पावर इज इक्वल्स टू ईवी आईवी cos 0, सो आंसर इज ईवी आईवी। फॉर इंडक्टर, फॉर इंडक्टर स्टूडेंट्स, इंडक्टर के केस में हमने आपको पढ़ाया था सोलेनॉइड 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का फेज एंगल
between voltage and current is 90 degree, तो 90 डिग्री पुट कर दो, तो पावर EV IV cos 90 ये तो जीरो हो गया बच्चों। इसका मतलब इंडक्टर के अंदर पावर कंजम्पशन जीरो होता है। और फॉर कैपेसिटर इसमें फिर तो फॉर इंडक्टर आपको पता है कि इंडक्टर में सोलिनॉइड में जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल है एसी के केस में 90 डिग्री है। तो पावर फॉर इंडक्टर पावर EV IV cos phi 90 डिग्री है, सो EV IV cos 90, सो पावर इंडक्टर में जीरो हो गई। तो इंडक्टर में बच्चों पावर कंजम्पशन जीरो है, मींस अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट पास करते हो इंडक्टर में तो कोई पावर कंजम्पशन नहीं होती, लेकिन डीसी पास करवाओगे तो पावर कंजम्पशन होगी। एसी में नहीं होती, डीसी में होती है। अब फॉर कैपेसिटर जैसा कि आप जानते हो कि इंडक्टर में वोल्टेज आगे निकल गई थी 90 डिग्री से करंट से, और कैपेसिटर में करंट आगे निकल गया था, वोल्टेज हार गई थी 90 डिग्री से, तो कैपेसिटर में भी एंगल 90 डिग्री होता है। तो पावर EV IV cos phi, तो पावर कैपेसिटर EV IV cos 90 जीरो होता है बच्चों। तो पावर कंजम्पशन कैपेसिटर में जीरो। एंड नाउ द कॉन्सेप्ट क्लियर कि फॉर रजिस्टर एंगल जीरो होता है, पावर आ गई EV IV, इंडक्टर में पावर हो गई जीरो और कैपेसिटर में पावर हो गई जीरो। तो बच्चों ऐसे करंट्स जो इंडक्टर और कैपेसिटर में चलते हैं, जिनकी पावर कंजम्पशन जीरो होती है, ऐसे करंट्स को वॉटलेस करंट कहते हैं। वॉटलेस, पावरलेस, क्योंकि पावर की यूनिट वॉट होती है, क्योंकि पावर कंजम्पशन जीरो आ रहा है इसलिए इनको वॉटलेस करंट कहते हैं। टॉपिक खत्म। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। वर्चुअल वैल्यू, इसका दूसरा नाम आरएमएस वैल्यू भी है। वर्चुअल वैल्यू में हीट कॉन्सेप्ट यूज होता है और इसके डेरिवेशन में आप एक रेजिस्टेंस लें और एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें। बच्चों वर्चुअल वैल्यू वो करंट है जो सेम हीट सेंड करता है रजिस्टर में सेम टाइम में, जितना एक स्टेडी करंट सेंड करता है। तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि DH स्मॉल हीट, इसको हीट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो DH इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R dt, स्मॉल हीट स्मॉल टाइम I स्क्वायर RT। तो DH इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि बच्चों बात है ऑल्टरनेटिंग करंट की, एसी की, तो I की जगह क्या लिख दोगे आप?
आई नॉट साइन ओमेगा टी, बिकॉज I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लेस कर दीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर आर इंटू डी टी। तो डी एच आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। वेरी सिंपल। नोट्स से इस डेरिवेशन की आप प्रॉपर कॉपी ले लें, यहां आप सिर्फ समझें, नोट्स आपके पास है, आप उनसे स्टडी करें। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स फॉर टोटल हीट, तो dH इंटीग्रेशन 0 से h, यहां पे I नॉट स्क्वायर R आउटसाइड द इंटीग्रेशन 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अब बच्चों आपको पता है, पिछले डेरिवेशन में भी पता है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करना पड़ता है। तो देखिए dH 0 से h आई नॉट स्क्वायर r, इसको ब्रेक कर दीजिए। जब ब्रेक करोगे तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt 0 से t। अब बच्चों इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, तो dH इंटीग्रेशन 0 से h आई नॉट स्क्वायर r 1 के साथ, तो क्या रह गया, dt रह गया ना, सिर्फ मल्टीप्लाई हो गया 0 से t, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर लो, तो माइनस माइनस साइन ये रहा, आई नॉट स्क्वायर r डिवाइडेड बाई 2 भी आएगा बच्चों, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो आई नॉट स्क्वायर r इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा टी dt, लेकिन इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, तो यू कैन डायरेक्टली पुट 0। तो क्या बचा आपके सामने, dH का इंटीग्रेशन h, लिमिट 0 से h, आई नॉट स्क्वायर r, और dt का इंटीग्रेशन बच्चों t हो गया, लिमिट 0 से t। ये सब कुछ 0, ये सब कुछ 0, आप नोट्स में भी देख सकते हैं अपने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो h माइनस 0 आई नॉट स्क्वायर r t, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। क्या आया बच्चों आंसर, आई नॉट स्क्वायर आर टी। आई नॉट मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफिकली देखिए, ये ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। सिर्फ समझें वीडियो क्लास से, बहुत ढंग से समझें, आपकी नोट्स में हो रहा है सब कुछ। ये पीक वैल्यू है, यहां पे दिस वन इज वर्चुअल वैल्यू। अब लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब एज वी नो कि h इज इक्वल्स टू आई वर्चुअल स्क्वायर आर टी, आई वी स्क्वायर आर टी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इक्वेट कर दें, तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से बच्चों
क्या हो जाएगा, आई वर्चुअल स्क्वायर आर टी, आई नॉट स्क्वायर आर टी, और यहां से बच्चों ये वाला टू यहां तक चल रहा है, ध्यान दें, ये वाला टू यहां गया, ये टू यहां गया, ये टू यहां गया, और ये टू यहां भी आ गया, आर से आर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो आई वर्चुअल स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो आई वर्चुअल इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। आ गया एक्सप्रेशन कि वर्चुअल वैल्यू इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाई रूट टू। दिस इज वर्चुअल वैल्यू ऑफ एसी। अब डिस्कस करेंगे हम मीन वैल्यू ऑफ एसी। मीन वैल्यू ऑफ एसी ग्राफिकली यहां होती है मीन वैल्यू, ये वर्चुअल वैल्यू, ये पीक वैल्यू होती है बच्चों, टॉप मोस्ट वैल्यू, पीक वैल्यू। इसको एम्पलीट्यूड करंट भी कह देते हैं, मैक्सिमम करंट, एम्पलीट्यूड करंट। तो क्योंकि हमें चार्ज का कॉन्सेप्ट लेना है इसमें, चार्ज का कॉन्सेप्ट, तो कैपेसिटर यूज करते हैं। ये रहा कैपेसिटर, एसी सोर्स सी। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों कि इसमें मीन वैल्यू वो करंट होता है जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करा देता है, लेकिन इसमें हाफ साइकिल यूज होती है एसी की, हाफ साइकिल। तो इसमें टाइम का ध्यान रखें, इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट जो है वो 0 से t डिवाइडेड बाई 2 तक लेनी है। तो देखते हैं डेरिवेशन इसका। I इज इक्वल्स टू dq बाई dt, तो dq इज इक्वल्स टू I इंटू t। तो फॉर AC ऑल्टरनेटिंग करंट dq इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t dt। AC सर्किट, AC करंट ले लिया तो I की जगह I नॉट साइन ओमेगा t, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर देंगे। तो dq का इंटीग्रेशन 0 से q, I नॉट आउटसाइड इंटीग्रेशन साइन ओमेगा t dt, और लिमिट बच्चों 0 से t बाई 2, लिमिट 0 से t बाई 2 लेनी है। सिंपल इंटीग्रेशन है, साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। डेरिवेशन आपके नोट्स में हो रहा है, वहां से प्रॉपर देखें, यहां से समझें। सो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, लिमिट 0 से क्यू, आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से t बाई 2, और बच्चों यहां ओमेगा। इंटीग्रेशन में ओमेगा डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में ओमेगा मल्टीप्लाई होता है। ऑलवेज कीप इन माइंड, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड। अब एज ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, Q 0 से Q नेगेटिव I नॉट ओमेगा की जगह 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, टी ऊपर आ गया बच्चों, कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी, लिमिट 0 से t बाई 2। कीप इन माइंड लिमिट 0 से t बाई 2। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी सिंपल। तो q माइनस 0 नेगेटिव I नॉट t डिवाइडेड बाई 2 पाई कॉस
2 पाई टी, बच्चों टी की जगह ये पुट कर दो t/2 माइनस 0, तो cos 0, cos 0 आप जानते हैं 1 होता है, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो q इज इक्वल्स टू नेगेटिव I नॉट t डिवाइडेड बाई 2 पाई, ब्रैकेट में cos 2 पाई माइनस cos 0, तो q इज इक्वल्स टू नेगेटिव I नॉट t डिवाइडेड बाई 2 पाई, cos 2 पाई बच्चों माइनस 1, cos 0 1, लेकिन माइनस यहां है तो ये माइनस 2 बन गया। जब ये माइनस 2 बन गया, यहां एक्सप्रेशन कंटिन्यू करते हैं, डेरिवेशन आपके नोट्स में हो ही रहा है, तो q इज इक्वल्स टू नेगेटिव I नॉट t डिवाइडेड बाई 2 पाई नेगेटिव 2, ये वैल्यू t/2, 2 से 2 कट दिया, cos 2 पाई cos 0, नीचे 2 2, I नॉट t बाई पाई, cos 2 पाई नहीं आएगा। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 I नॉट t बाई पाई। अब एज वी नो कि I मीन इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई टाइम, लेकिन टाइम क्या लेना है यहां t/2, क्यों? क्योंकि ये हाफ साइकिल के लिए वैलिड है, तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन t/2, then Q is equals to I mean t/2, let it be 2, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो, तो क्या बन गया I mean t/2 I नॉट t अपॉन पाई फ्रॉम 1 and 2, t से t कैंसिल, पाई से नहीं, t से t कैंसिल हो गया, सो I mean इज इक्वल्स टू I mean is equals to 2 times I naught divided by pi. That's the expression. And this is 63% you can write. 63% of I naught. Okay. अब करेंगे एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर और सॉलिनॉइड। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है बच्चों, तो U ऑफ इंडक्टर, यहां आपको वर्ड्स पूरे नहीं लिखे मिलेंगे, पूरे वर्ड्स देखने के लिए आप नोट्स देखें जरूर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर में ये रहा एक इंडक्टर, कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स के साथ। अब बच्चों हमें पहुंचना है एनर्जी तक, लेकिन एनर्जी के लिए पहले पावर चाहिए होती है। तो पावर क्या होती है? पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अब वोल्टेज इंडक्टर में मैग्नीट्यूड पार्ट, तो पावर L di/dt, ये सेल्फ इंडक्टेंस वाले कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला है। तो L di/dt इंटू I, dt को यहां ले आए तो पावर इंटू dt L I di, तो P dt L I di, L लिखा हुआ बच्चों ये L। नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड्स,
तो P इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम इज इक्वल्स टू L आउटसाइड I di by minimum current to maximum current I naught. So P integration of dt t limit 0 से t L I di I square by 2 limit 0 से I naught upper limit minus lower limit. So P t is equals to half L I naught square lower limit 0 है बच्चों इसलिए पुट नहीं की. This power into time is energy and this is also called potential energy of inductor. Symbol is U, that is half L I naught square. Derivation notes से देखें बच्चों, notes से. अब डिस्कस करेंगे बच्चों एसी चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की. नाम है एसी जनरेटर. सीबीएसई में मैक्सिमम टाइम्स 2 मार्क्स में आता है. एसी जनरेटर एक डिवाइस है, लेकिन मैं आपको बता दूं एसी जनरेटर अपने आप में गलत नाम है. इट इज मिसनोमर. क्योंकि जनरेटर कोई नहीं होता, कोई जनरेटर नहीं है. एसी जनरेटर का असली नाम है कन्वर्टर. ये कन्वर्ट करता है बच्चों एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में. तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि इट इज ए डिवाइस used to convert mechanical work into electrical energy. तो ये तो सिर्फ कन्वर्ट करता है. अगर ये जनरेटर होता तो बिना डीजल पेट्रोल सीएनजी डाले इलेक्ट्रिसिटी बनाए ना, वो नहीं कर सकता जनरेट. वो तो सिर्फ कन्वर्ट करता है. इसलिए इसका एक्चुअल नाम है एसी कन्वर्टर, दैट कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब आता है इसका प्रिंसिपल. प्रिंसिपल में क्या है इसके कि इफ ए कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल, रोटेट within the magnetic field, if the rectangular coil rotate within the magnetic field, the EMF and hence current induced in the coil and that current further used. coil rotate करेगी बच्चों तो एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगी. फ्लक्स चेंज होगी तो EMF इंड्यूस होगी, और EMF इंड्यूस हो गई तो करंट बनेगा. इस प्रोसेस पे चलता है एसी जनरेटर, इस वर्किंग पे चलता है. तो जरा देखते हैं एसी जनरेटर. एसी जनरेटर डेफिनेशन प्रिंसिपल हो गए. डिटेल आप नोट्स में देखें. देखिए कंस्ट्रक्शन. ये मैग्नेट बच्चों, प्रॉपर फिगर के लिए नोट्स देखें. ये रेक्टेंगुलर कॉइल बच्चों, ये यहां पे स्लिप रिंग्स. कॉइल का नाम आर्मेचर कॉइल. कॉइल का नाम आर्मेचर कॉइल. ये स्लिप रिंग्स प्रॉपर फिगर नोट से देखें, यहां से सिर्फ समझें. तो ये स्लिप रिंग्स है. स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग 1, स्लिप रिंग 2. यहां पे ये ब्रश B1, ब्रश B2, B1 B2 ब्रशेस हो गए. और यहां पे
लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस जिससे आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट मिलेगा। जहां लोड रेजिस्टेंस कुछ भी चीज हो सकती है, कूलर, फैन, गीजर, एसी, रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज लोड रेजिस्टेंस होती है। अब ये एक्सेस ऑफ रोटेशन ले लो बच्चों, तो जब ये कॉइल घूमेगी तो एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। तो जैसा आप जानते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स B डॉट एरिया मीन्स BA cos थीटा। अब एंगल चेंज हो रहा है बच्चों, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई टाइम के साथ, तो आपको पता है फिर तो EMF बनी जाएगी। किसने कही थी ये बात? फैराडे साहब ने। क्या कॉन्सेप्ट था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका मतलब एसी जनरेटर का प्रिंसिपल अगर एक शब्द में सोचना चाहो तो फैराडे एक्सपेरिमेंट ही है। तो डी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी, बिकॉज एवरीवन नो ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगल बाय टाइम। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, या इसको हम लिख लें यस डिफरेंशिएशन, तो डी फाई बी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी करना बेटा। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो डी फाई बाई डी टी, यहां पे जब डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों कॉस ओमेगा टी का, तो आ जाएगा साइन ओमेगा टी और इनटू में ओमेगा। फिर आपको बताए जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू ईएमएफ, अपोजिट ईएमएफ बनती है, बैक ईएमएफ बनती है, तो यू कैन प्लेस माइनस, तो माइनस ई, यहां से बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्योंकि माइनस होता है तो माइनस प्लेस कर दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस प्लेस कर दिया, माइनस माइनस, इस माइनस से माइनस कैंसिल भी कर दो। अब बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। तो अगर आपको मैक्सिमम ई निकालनी हो, फॉर ई मैक्स साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1, मैक्सिमम ई के लिए साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा। तो ई मैक्स इज इक्वल्स टू दिस वन। अच्छा, एसी जनरेटर में जो आप कॉइल लोगे उसमें सिंगल टर्न तो होगी नहीं, बहुत सारी टर्न्स होंगी। जब बहुत सारी टर्न्स होंगी तो n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, सिंगल टर्न पे तो जनरेटर चलेगा नहीं। जब n टर्न्स आप ले ही रहे हो तो n से यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां n से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E मैक्स क्या बन जाएगा, n b a ओमेगा, n a b ओमेगा, E मैक्स बन गया। यहां पे भी n मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं, और अब इस E मैक्स को यहां लाके पुट कर देते हैं, और E मैक्स को आपको पता है
ई नॉट भी लिख सकते हो, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो यू कैन राइट इट ई नॉट ऑल्सो। तो क्या बन गया एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन बन गया E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। क्यों कह रहे हैं इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ? हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इसलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि ग्राफिकली देखो, अगर आप ये देखिए तो हर टाइम मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हर टाइम मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, और पॉजिटिव नेगेटिव पीरियोडिकली डायरेक्शन चेंज हो रही है, ऑल्टरनेटिवली डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट, alternating current is that current which always change in magnitude and periodically change in direction, alternatively change होती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों इस कॉइल का, इस आर्मेचर कॉइल का रेजिस्टेंस तो होता ही होगा, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस ना होता हो। तो आर्मेचर कॉइल का अगर रेजिस्टेंस R है तो जरा देखते हैं कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल इज R, देन E by R, E naught by R sin ओमेगा टी। तो ये बन गया I is equals to I naught sin omega t, and this current is called alternating current. graphically ये ऐसे बन जाएगा, current versus time. This is I naught value, this is I naught value, फिर positive negative, always changing in magnitude and periodically in direction. अब बच्चों लास्ट में एसी जनरेटर का एंड करते टाइम आप इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जरूर आएंगे, और वो ग्राफ कैसे बनाएंगे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसको नहीं छोड़ना आपने। सिंपल मैग्नेटिक फील्ड शो करें लाइक दिस, नॉर्थ साउथ, और कॉइल को टर्न कर करके आप दिखाते रहिए 5 एंगल्स लाइक दिस, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, थीटा 270, और फाइनली थीटा 360। अब इससे क्या होगा बच्चों, जरा देखना, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी ही तो थीटा होता है। जब थीटा 0 है तो करंट 0 है, तो 0 से स्टार्ट। थीटा 90 है तो करंट मैक्सिमम है, ये रहा, तो 0 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, फिर 180 पे 0 तो नीचे आ गया, 270 -1 तो नीचे चला गया, और फिर 360 0 तो ऐसे आ गया। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड दिस इज 1 साइकिल, ऐसे ये रिपीट होता रहता है। तो इट वाज एसी जनरेटर।